अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 28 और टॉपिक हमारा है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हमारे पास जो टॉपिक है आज का इलास्टिसिटी को हम देखें तो सबसे इसका जो सादा सा कॉन्सेप्ट है तो वो ये है कि किसी भी चीज़ के अंदर खिंचाव, बेसिकली उसको हम इलास्टिसिटी बोलेंगे। कोई चीज़ कितनी इलास्टिक है, उसके अंदर खिंचाव कितना है, उसकी जो लेंथ है उसमें इंक्रीमेंट कितना आ सकता है, बेसिकली वो इलास्टिसिटी है। ठीक है। अब हम आप रबर बैंड को देखें तो उसको जब हम स्ट्रेच करते हैं तो वो एक हद तक क्या जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। अच्छा, ये स्ट्रेचिंग फोर्स और इलास्टिसिटी भी एक खास लेंथ तक होती है। फर्ज करें ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है तो इसको हम अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करें, अगर इसके अंदर ये की जा सकती है, लेकिन एक वक्त में ऐसा हो सकता है कि ये आपस में क्या जाती है कि बॉन्ड इसका टूट जाता है और ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। तो इस चीज़ को भी हम देखेंगे कि स्ट्रेचिंग फोर्स या इलास्टिसिटी स्ट्रेंथ क्या चीज़ है। अच्छा, सिमिलरली द पॉइंट ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज लोअर व्हेन अ बॉडी सस्पेंडेड। एक आपकी ये बुक में डायग्राम भी गिवन है, फिर उसमें एक स्प्रिंग को भी बताया गया है कि उसके अंदर कितनी स्ट्रेचिंग मौजूद है, कितनी वो स्ट्रेच हो सकती है। ठीक है। तो जब हम इनके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो इसकी शेप, लेंथ और वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स हमारे पास क्या होगी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं, उसका मास, लेंथ या वॉल्यूम वो चेंज होता है तो उसको हम वो फोर्स बोलेंगे कि ये हमारे पास डिफॉर्मिंग फोर्स है। इन मोस्ट ऑफ आवर केसेस द बॉडी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज एज सून एज डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव। तो ज़्यादा ये होता है कि जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं तो जो बॉडी होती है वो अपनी प्रीवियस या ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर चली जाती है। तो अब इलास्टिसिटी की जो डेफिनेशन हुई वो क्या हुई कि द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज इन शेप एज द डिफॉर्मिंग फोर्स सीज टू एक्ट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हमारे पास ये होगी कि जब बॉडी के ऊपर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई और जब आपने डिफॉर्मिंग उसकी आपका शेप, मैस और वॉल्यूम के अंदर चेंज आया और जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया तो इसका ये हुआ जी कि उसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ दिया। तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास इलास्टिसिटी है। अब हम आते हैं स्ट्रेस के ऊपर। स्ट्रेस हमारे पास क्या है, तो स्ट्रेस बेसिकली इज रिलेटेड टू द फोर्स। एक हमारे पास फोर्स ही है जो हमारे पास डिफॉर्मेशन क्या करती है कि प्रोड्यूस करती है। स्ट्रेस फोर्स है जो हमारे पास क्या करती है कि डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करती है। स्ट्रेस हमारे पास एक फोर्स हो गई और वो ऐसी फोर्स है जो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करती है कि डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करती है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को अगर आप इसका फार्मूला देखा जाए तो स्ट्रेस हमारे पास किसके इक्वल है कि फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल है। ठीक हो गया। अगर हम इसकी यूनिट को देखा जाए तो फोर्स की यूनिट हमारे पास क्या आती है, न्यूटन, और इसकी मीटर स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ हमारे पास फोर्स की यूनिट आ गई है। इसी तरह से हम फिर स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं। तो स्ट्रेन का हमारे पास क्या है,
स्ट्रेन क्या है बेसिकली कि when stress act on our body it may change its length, volume or shape. स्ट्रेस हमने पढ़ा फोर्स पर यूनिट एरिया, जब देखें फोर्स अप्लाई होगी तो वो आपकी लेंथ भी चेंज कर सकती है, बॉडी शेप भी बॉडी चेंज कर सकती है और मे बी वॉल्यूम भी चेंज कर सकती है, ठीक है। और रेशियो ऑफ सच अ चेंज काजेज बाय द स्ट्रेस विद द ओरिजिनल लेंथ वॉल्यूम। तो अब स्ट्रेन हमारे पास क्या होगा फिर, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ठीक हो गया। चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल जो लेंथ है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, स्ट्रेन हो जाएगी, ठीक है। तो अब स्ट्रेन की कोई भी हमारे पास यूनिट नहीं होती है, इट हैज़ नो यूनिट। क्यों कि ये बेसिकली सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान हमारे पास रेशियो है। जैसे अगर ये इसको आप ये कर दें कि अगर ये चेंज इन लेंथ हमारे पास 3 मीटर थी और ये ओरिजिनल लेंथ 5 मीटर थी, मीटर और मीटर कैंसिल हो जाते हैं, तो इसलिए इसकी यूनिट्स हमेशा क्या होगी कि कोई नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे पास यूनिट्स इसकी तो इस तरह से इसका स्ट्रेस और स्ट्रेन का ये कंसेप्ट है। फिर हम आते हैं हुक लॉ के ऊपर। हुक लॉ क्या कहता है, It has been observed that deformation in length, volume or shape of body depend upon the stress acting on the body. Hooke law states this. Hooke law में ये कहता है कि the strain produced in a body by the stress applied to it is directly proportional to the stress within elastic limit of a body. Simply आप ये कहता है कि stress directly proportional है strain कि द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड, कि जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा जब आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो स्ट्रेस अप्लाई होगा तो वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेस के ऊपर विद द इलास्टिक लिमिट ऑफ अ बॉडी। क्योंकि आप देखेंगे जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो बॉडी के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि स्ट्रेस हमारे पास था फोर्स पर यूनिट एरिया, और जब हमारे पास फोर्स अप्लाई हुई तो बॉडी ने अपनी शेप और वॉल्यूम को चेंज किया, वो बेसिकली हमारे पास स्ट्रेन है, ठीक है। तो स्ट्रेस इक्वल हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, स्ट्रेस इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा फिर कि स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट। Hooke law is applicable to all kind of deformation in all type of matter, solid, liquid। और ये सॉलिड है, लिक्विड है, या जो भी चीज़ें हैं गैसेस हैं, उनके अंदर एक सर्टेन लिमिट के अंदर Hooke law यूज होता है। The limit tell the maximum stress that can safely apply in a body without causing permanent deformation in a length। तो ये हमें बताता है कि हम मैक्सिमम लिमिट बताता है कि कितनी लिमिट तक उसके अंदर खिंचाव या उसके अंदर स्ट्रेस मौजूद है और कितनी लिमिट के बाद वो कंप्लीट डिफॉर्मेशन हो जाती है। देखिए दो तरह की डिफॉर्मेशन होती है, एक होती है परमानेंट। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन वो होती है कि आप जैसे ये था हमने और एक टेम्पररी। परमानेंट में ये था कि जब हमने इसको किया तो इसमें दो हिस्सों में, एक इसका इधर ये होगा, इसका ये परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है उसकी। टेम्पररी में ये होती है कि वो इसमें जो लेंथ चेंज होगी, लेकिन जब हम डिफॉर्मेशन को रिलीज करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चली जाती है। तो इन दो चीज़ों में आपने थोड़ा सा देखना है। तो इस तरह से आज की जो टॉपिक Hooke law था, तो आपने इसको स्टडी करना है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पहले आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।